डियर स्टूडेंट्स, अभी अभी थोड़ी देर पहले नीट यूजी की वेबसाइट पे आपका नीट यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो गया है। जैसे कि पहले से पता था कि एग्ज़ामिनेशन डेट जो है वो आपकी 7 मई 2023 है, वो वैसी की वैसी ही है। एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रोसेस है वो आपका 6 मार्च 2023 से शुरू होकर के 6 अप्रैल 2023 तक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलेगा और 6 अप्रैल को ही 11:50 रात तक इसकी फ़ीस को आप डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न भी बिल्कुल वैसा कि वैसा ही है, इसमें कोई चेंजेस अभी तक जो मैंने देखा है प्रोस्पेक्टस उसमें नहीं है। 200 मिनट्स यानी 3 घंटे 20 मिनट का ये क्वेश्चन पेपर आएगा आपका। 2 बजे से 5:20 पे चलेगा और 200 क्वेश्चन इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के होंगे। ठीक है, तो इसमें तो कोई चेंज मेरे को देखने को नहीं मिला। फीस जो है वो भी इन्होंने रखी है। जनरल कैंडिडेट के लिए 1700 रुपीज़, जनरल EWS OBC के लिए 1600 रुपये, ST SC फिजिकली डिसेबल्ड थर्ड जेंडर के लिए 1000 रुपये और जो बच्चे अपना एग्जामिनेशन सेंटर बाहर देना चाहते हैं उन बच्चों के लिए 9500 रुपये। तो इस तरह की एग्जामिनेशन सेंटर फीस है। 13 लैंग्वेजेस के अंदर यह एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ये सारे जो बेसिकली लैंग्वेजेस हैं वो सारी की सारी इसमें पार्टिसिपेशन की आ रही हैं। दूसरी चीज़ जो आ रही है इसमें, जैसा मैंने बताया आपको कि 200 मिनट्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा और 3 घंटे 20 मिनट के अंदर ये होगा। 7 मई 2023 को ये एग्जामिनेशन होने वाला है। इसके अंतर्गत जो ऑनलाइन मोड में ही ये एप्लीकेशन फॉर्म को आपको भरना है। जो मेन इसमें इशू आया है इस बार, जो चेंजेस हम देखने को कर रहे हैं, वो पिछले साल तक क्या होता था कि आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस के साथ में कोई भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन नहीं मांगा जाता था। लेकिन इस बार इन्होंने जो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस है उसका रिलेवेंट एड्रेस प्रूफ मांगा गया है। जेई में भी सेम ऐसा कि ऐसा ही हुआ था और उसके अंदर भी मैंने देखा था कि काफ़ी सारे बच्चे परेशान हुए थे। पहला दिन है, तो अभी जो स्थिति है उसके अंदर इन्होंने लिखा है all candidates are required to upload address proof, present and permanent address during the online application form of NEET UG 2023. The address proof may include Aadhaar card, domicile certificate, passport, voter I card. Both documents, if applicable, are to be merged and uploaded in a single PDF file. If the present and permanent address are same, then same documents will suffice. इसका मतलब ये है कि अगर आपका परमानेंट एड्रेस और लोकल एड्रेस अलग अलग है तो आपको दोनों के रिलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने पड़ेंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और लोकल एड्रेस ऑलमोस्ट सेम है तो आप उसमें एक ही कोई भी जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है उसी की जो कॉपी है उसको आपको सबमिट करना है। मैं वापस इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और लोकल एड्रेस दोनों डिफरेंट हैं तो आपको दोनों के रिलेवेंट प्रूफ इसमें सबमिट करने हैं। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और लोकल एड्रेस दोनों सेम हैं तो आपको किसी एक का या जो भी परमानेंट एड्रेस है उसका रिलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन आपको सबमिट करना है। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रख करके आप करिएगा। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपना ही डालिएगा क्योंकि उसी के ऊपर आपका बेसिकली आपका जो OTPs हैं वो उसके ऊपर ही आएंगे। जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें इस बार जो चीज़ें आ रही हैं कि इसकी काउंसलिंग वेटनरी काउंसिल की जो 15% ऑल इंडिया सीट्स हैं उसकी काउंसलिंग भी जो नीट यूजी का स्कोर और वो है उसी के साथ में आएगी। उसके बाद में आयुष की काउंसलिंग भी इसके साथ ही है, आयुष की काउंसलिंग भी इसके साथ ही होगी। रिजर्वेशन का जो सिस्टम था वो वैसे कि वैसा ही है, कोई उसमें चेंज नहीं किया गया है। मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि यहाँ पर जो रिजर्वेशन की जो चीज़ थी उसके अंतर्गत जनरल EWS और OBC, जनरल EWS OBC
उनका रिजर्वेशन परसेंटेज वैसा कि वैसा ही रखा गया है, 10% और 27%। और उसके साथ में आपको एक रिलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करना पड़ेगा जो कैटेगरी को आपकी सर्टिफाई करता है। उसकी जो डेट इन्होंने दी है वो है 1 अप्रैल 2022 के बाद की। अगर आपके पास 1 अप्रैल 2022 के बाद का सर्टिफिकेशन है तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेशन इस समय पे नहीं है तो आप उसमें जो अंडरटेकिंग्स दी हुई हैं वो उसमें अपलोड कर सकते हैं। ये सेम कैटेगरी आपके ईडब्ल्यूएस में भी लागू हो रही है। ईडब्ल्यूएस के अंदर भी आप 1 अप्रैल 2022 के बाद का डॉक्यूमेंटेशन अपलोड कर सकते हैं। सिमिलर वे में ओबीसी कैटेगरी में भी आप 1 अप्रैल 2022 के बाद का डॉक्यूमेंटेशन अपलोड कर सकते हैं। और इस बार एससी में भी इन्होंने जो डॉक्यूमेंटेशन मांगा है वो भी लेटेस्ट मांगा है और उसमें भी आपको 1 अप्रैल 2022 के बाद का डॉक्यूमेंटेशन देना है। इनकेस अगर आपके पास अभी ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो आप यहाँ पर अपना अंडरटेकिंग फॉर्म जो है उसको आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे जब अपलोडिंग आप कर रहे हैं। उसके बाद में जो डॉक्यूमेंटेशन आपको अपलोड करना है, सबसे पहले आपका पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ 10 KB से 200 KB के बीच का, उसमें नाम और डेट हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ 4x6 का, वो भी JPG फॉर्मेट में 10 KB से 200 KB के बीच का। सिग्नेचर ब्लैक कलर के पेन से 3 KB से 30 KB के बीच के। राइट और लेफ्ट हैंड की फिंगर और थंब इम्प्रेशन जैसा पिछले साल था वैसा कि वैसा ही इस बार भी अपलोड आपको करना है। मतलब आपको एक वाइट कलर के पेपर के ऊपर दोनों हाथ की उंगलियां और अंगूठे को एक साथ रखना है और उसके बाद में उसके फिंगर इम्प्रेशन को एक अच्छे स्कैनर से स्कैन करना है और उसके बाद में उसको अपलोड करना है। इसकी साइज भी 10 KB से 200 KB के बीच में रहनी चाहिए। 10th क्लास का पासिंग सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना है जो PDF फॉर्मेट में होगा 50 KB से 300 KB के बीच में। अगर कोई बाहर का बच्चा है तो वो अपने एम्बेसी सर्टिफिकेट और सिटीजनशिप सर्टिफिकेट को अपलोड करेगा जो 50 KB से 300 KB के बीच का होगा। एड्रेस प्रूफ जो है आपका लोकल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस का PDF फाइल वो भी आपको 50 KB से 300 KB के बीच में सबमिट करनी है। ठीक है, तो इन चीज़ का ध्यान रखिए। और उसके अंतर्गत आप जो यूज़ कर सकते हैं वो आधार कार्ड यूज़ कर सकते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हैं, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पासपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, वोटर ID यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके दोनों अलग अलग हैं तो आपको दोनों फाइलों को मर्ज करना है और अगर सेम है तो कोई सा एक डॉक्यूमेंट आपको सफिक्स करना है। ठीक है, तो बेसिकली इसी चीज़ में इस बार थोड़े से चेंजेस थे जो मैंने आपको समराइज करके बताए हैं। थोड़ा सा और चेंजेस हम जो देखने जा रहे हैं वो आ रहे हैं इस तरह से। अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले कोई भी बच्चा भरेगा वो किस तरह से भरेगा फॉर्म को, देखिए स्टार्ट जो होगा वो बेसिक सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे आपको जाना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पोर्टल जब आपका खुल जाता है तो उसके बाद में आपके सामने डिक्लेरेशन जो पेज है वो आएगा और उसके अंतर्गत आप जब उसमें डिक्लेरेशन को साइन करेंगे तो क्लिक हियर टू प्रोसीड, उसके बाद में जाकर के फॉर्म आपका खुल जाता है। फॉर्म में सबसे पहले आपका कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, तीनों की तीनों चीज़ें आपकी 10th बोर्ड की मार्कशीट के साथ का, जैसे आपका 10th बोर्ड की मार्कशीट में है उसी तरह से आपका उसमें आना है। फिर डेट ऑफ बर्थ वो भी आपको 10th बोर्ड की मार्कशीट के अकॉर्डिंगली ही लिखनी है। जेंडर, नेशनलिटी, पहचान का चिन्ह, पहचान के चिन्ह में सबसे आसान जो होता है वो आधार कार्ड होता है। बाकी आप पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और बाकी जो भी चीज़ें उसमें आ रही हैं उनमें से कोई भी चीज़ को आप डाल सकते हैं। लोकल एड्रेस का उसके बारे में पूछा है। लोकल एड्रेस आपका जहां आप अभी रह रहे हैं और उसका आपके पास रिलेवेंट प्रूफ है तो आप उसमें यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई रिलेवेंट प्रूफ नहीं है तो अभी 1-2 दिन के लिए आपको रुकना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि जेई में भी उन्होंने बाद में काउंटर एफिडेविट का पोर्शन खोला था। पहले उन्होंने सेम चीज़ जो यहाँ पर लिखी हुई है वैसी की वैसी रखी थी। तो आपको इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अभी अगर आप उस एड्रेस को यूज़ कर रहे हैं जो एड्रेस आपने लोकल एड्रेस के अंदर यूज़ करना है और उसका आपके पास रिलेवेंट प्रूफ नहीं है तो आपको मेरे ख्याल से 1-2 दिन रुकना चाहिए ताकि एनटीए की तरफ से कोई ऑफिशियल मेमोरेंडम या ऑफिशियल नोटिस आ जाए और उसके बाद में उसका रिलेवेंट प्रूफ या जिस तरह से जेई में उन्होंने काउंटर एफिडेविट की बेसिस पे भी उसको मान लिया गया था वो अगर आ जाता है तो आप वहाँ पर इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो जिसके पास दोनों की दोनों सेम है या जिनको अपने होम टाउन में एडमिशन
एग्ज़ामिनेशन देनी है तो वो बच्चे तो आराम से इस फील्ड को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे बाहर हैं और उनके पास उस पर्टिकुलर चीज़ का लोकल एड्रेस नहीं है तो उनको थोड़ा सा अभी 1 या 2 दिन रुकना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में मोबाइल नंबर आपको अपना डालना है, ईमेल आईडी अपना डालना है और एक ऑल्टरनेट नंबर भी पापा या मम्मी में से किसी का आप डाल सकते हैं। उसके बाद में परमानेंट एड्रेस वो होता है जहाँ के आप डोमिसाइल है और बेसिकली जहाँ की आप 85% सीट्स के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। उसके बाद में आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड अपना आप 2 या 3 कैपिटल लेटर, 2 या 3 स्मॉल लेटर, न्यूमरिक कैरेक्टर और स्पेशल कैरेक्टर इसको आपको यूज़ करना है, ठीक है। उसकी बेसिस पे आप पासवर्ड बनाते हैं और उसके बाद में सिक्योरिटी क्वेश्चन जब आप डालते हैं वो 4 इन्होंने क्राइटेरिया दिए हुए हैं, उसमें से कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं और उसी की बेसिस पे आपको वो चीज़ करनी है, ठीक है। जब ये आप कंप्लीट करते हैं तो आपका प्रीव्यू मोड में फॉर्म जाता है। प्रीव्यू मोड में अगर आपको लगता है कि सब चीज़ सही है तो आप उसको फॉर्म को सबमिट करिए और उसके बाद में आपको एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। उस यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर और जब हम उसमें पासवर्ड डालते हैं तो हमारे सामने स्टेजेस खुलती हैं। जो स्टेजेस हैं उनको हम देखते हैं, तकरीबन 5 या 6 स्टेज के अंदर ये फॉर्म को उन्होंने डाइवर्सिफाइड किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने देखा कि बच्चे का नाम आ रहा है, पापा का नाम आ रहा है, मम्मी का नाम आ रहा है और उसके बाद में कैटेगरी पूछी जाती है। कैटेगरी में भी आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है कि आपके पास सेंट्रल ईडब्ल्यूएस या सेंट्रल ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए इन केस आप ओबीसी या जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं स्टेट्स के अंदर जिसके अंदर इन दोनों के अंदर रिलैक्सेशन दिया हुआ है, लेकिन सेंट्रल ईडब्ल्यूएस या सेंट्रल ओबीसी एनसीएल के जो फॉर्मेट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर आपके पास सर्टिफिकेट है या आपकी कास्ट सेंट्रल ओबीसी या सेंट्रल ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आती है और उसके पैरामीटर्स को पूरी करती है तो ही आप उसको यूज़ करें, अन्यथा उसको यूज़ न करें। सीधे सीधे इन्होंने ये भी बात लिखी है कि अगर आप क्रीमी लेयर के अंदर आ रहे हैं तो भी आपको जनरल भरना है और अगर आप सेंट्रल ओबीसी एनसीएल के अंतर्गत नहीं आते हैं और सिर्फ आप स्टेट ओबीसी हैं तो भी आपको जनरल ही भरना है। तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप वाकई में सेंट्रल ओबीसी के अंतर्गत आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। फिर हम जाते हैं 12th क्लास आपने कहाँ से की है वो पूछा गया है, तो जहाँ से भी आपने 12th क्लास की है वो आपको करना है। कैटेगरी मैंने आपको बता ही दिया। अगर कोई बच्चा डिसेबल है तो डिसेबल में उसका पैरामीटर क्या है वो भी आपको इसमें मेंशन करना है। कोई बच्चा डायबिटिक है तो डायबिटिक के बारे में बताना है वो है या नहीं है। निवास का स्थान प्लेस ऑफ रेसिडेंस रूरल है या अर्बन है, वार्षिक आय कितनी है उसके भी पैरामीटर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। माइनॉरिटी कैटेगरी का है तो उसका पार्ट भी यहाँ पर दिया हुआ है। निवास का स्थान देश इंडिया है तो इंडिया या दूसरा कोई है फॉरेन नेशनल है तो वो उस हिसाब से बढ़ेगा। उसके बाद में कस्टमरी ड्रेस का यहाँ पर पूछा गया है तो कस्टमरी ड्रेस में अगर आप रिलीजियस ड्रेस पहन के जाना चाहते हैं तो उसको यस करिए और ड्रेस कोड जो है एनटीए द्वारा स्पेसिफाइड किया हुआ है तो उसको आपको उस हिसाब से ऐड करना है। उसके बाद में मोड ऑफ प्रिपरेशन आपका जिस भी तरीका है उसको आपको यूज़ करना है। उसके बाद में अगर आपके पास आधार कार्ड है और आधार कार्ड में सेम टू सेम सब चीज़ें मैच कर रही हैं, आपका नाम, आपका जेंडर और आपका डेट ऑफ बर्थ, तो आप उसमें कॉलम नंबर 1 यूज़ करके और आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप अपने आधार कार्ड को शेयर नहीं कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो आप कॉलम नंबर 3 को यूज़ करके भी आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये होगा। उसके बाद में एग्ज़ामिनेशन के लिए जो आप अप्लाई कर रहे हैं उसका क्वेश्चन पेपर का मीडियम भी आप ध्यान से सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि इस बार भी इन्होंने लिख दिया है कि रीजनल लैंग्वेज के अंदर जो पेपर है उसमें आपका हिंदी, इंग्लिश और पर्टिकुलर रीजनल लैंग्वेज के अंदर पेपर मिलेगा। इंग्लिश वाले बच्चों को इंग्लिश में ही पेपर मिलेगा, हिंदी वाले जो बच्चे हैं उनको हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर दिया जाता है। तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जब आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जब आप सेलेक्ट करते हैं तो उसके अंतर्गत जैसा मैंने आपको बताया वैसे कि वैसे ही सेलेक्ट करना है। पिछले साल आप 4 सेंटर्स को सेलेक्ट करते थे, इस बार आपको 2 सेंटर्स को सेलेक्ट करना है और प्रेफरेबली आप ये मान के चलिए कि जो भी आप 2 सेंटर्स को सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें से कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा। उसके बाद में पेरेंट्स की क्वालिफिकेशन, फादर मदर की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उनका
ऑक्यूपेशन वो आपको भरना है, और उसके बाद में आ जाता है आपका 10th 11th और 12th की डिटेल। आपके पास बोर्ड की मार्कशीट्स हैं, आपके पास 11th की डिटेल है, उसको आपको अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से भरना है। ठीक है, तो इसमें एक जगह पे कोड्स आए हुए हैं, कोड 01 आप यूज़ करेंगे जो बच्चे अपियरिंग है, और 2 से लेकर के 7 नंबर तक के जो कोड्स हैं वो आप यूज़ करेंगे अपने बोर्ड के अकॉर्डिंगली। जैसे जो 10+2 सिस्टम या एनसीईआरटी सिलेबस को फॉलो करते हैं बोर्ड, वो सब 2 भरेंगे, और अकॉर्डिंगली 3 और 4 जो रेस्पेक्टिव बोर्ड्स हैं वो उसको भरेंगे। बीएससी फर्स्ट ईयर में कोई बच्चा है तो वो 5 भरेगा, बीएससी पास्ट है तो वो 6 भरेगा, और इस तरह से अपने उसको प्रोसेस को आपको आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो 12th की डिटेल भी यहाँ पर आप भर जाते हैं। उसके बाद में आपसे वापस पूछा जा रहा है कि आप, जैसे जेई में भी मैंने देखा था कि, और सीयूईटी में भी देखा था कि आप अगर ट्विन्स हैं तो ट्विन्स जो बच्चे भर रहे हैं उनको भी आपको उसी तरह से मेंशन करना है। अगर आपके भाई या बहन या बहन बहन या भाई भाई अगर दोनों ट्विन्स हैं तो आपको उसकी जानकारी भी यहाँ पर देनी है, और जो दोनों की दोनों अगर नीट यूजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप इससे पहले कभी नीट यूजी में शामिल हुए हैं या नहीं हुए हैं वो भी आपको इसमें मेंशन करना है। प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट, और वो डाटा कलेक्शन की चीज़ें हैं, लेकिन वो भी आप कोशिश करिए सही भरिए। ठीक है, उसके बाद में पेरेंट्स का आपका जो है वो भरना है आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, और उसके बाद में उस मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे आपके पास ओटीपी आता है, उसको आपको वेरीफाई करना है। और फाइनली जो आपका ओटीपी जो मोबाइल नंबर है या ईमेल आईडी है उसके ऊपर जो डालेंगे आप, तो इसमें आपके पास ओटीपी आएगा, और ईमेल के ऊपर भी ओटीपी आएगा, और मोबाइल नंबर पे भी ओटीपी आएगा, उसको वेरीफाई करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, लास्ट में आपको जाकर के डॉक्यूमेंटेशन को अपलोड करना है। डॉक्यूमेंटेशन में पहले पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, जैसा मैंने बताया आपको, लेफ़्ट और राइट हैंड की फिंगर्स और थंब इम्प्रेशन एक वाइट पेपर के ऊपर स्कैन की हुई, सिग्नेचर, उसके बाद में पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटोग्राफ वो आपको अपलोड करना है। कोई बच्चा अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो वो उसको ऑप्ट करना है। 10th का जो आपका पासिंग सर्टिफिकेट वो आपको ऑप्ट करना है, और प्रेजेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर अलग है तो उसको एक फाइल के अंदर करके कन्वर्ट करके पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है। अगर आपका सेम है तो वो आप सेम भी अपलोड कर सकते हैं, और इस तरह से जब आप उसको कंप्लीट करते हैं तो फॉर्म आपको एक प्रीव्यू मोड में दिख जाता है। आपके पास अभी भी पूरा मौका होता है, अगर आप इसमें कुछ सही कर लगता है आपको कि अभी भी कुछ गलत हो गया है तो वो उसको आप ठीक कर सकते हैं। अगर फिर भी लगता है कि नहीं, हाँ हमारा पूरा की पूरा सब चीज़ें ठीक है, तो आप उसको सबमिट फाइनली करिए। फाइनली सबमिट करने के बाद में पेमेंट मोड पे चला जाता है वो, और पेमेंट मोड पे जाने के बाद में आप उसको नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं। जैसे ही आपका ये वाला पोर्शन भी पूरा हो जाता है, आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है, और एनटीए आपको ईमेल आईडी पे भी आपका जो फॉर्म है उसकी कॉपी को भेजता है। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्म का कंप्लीट होता है। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि कोई चीज़ें इसमें छूटी हुई हैं तो आप अपना जो कमेंट, अपना जो भी क्वेश्चन है या क्यूरी है वो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसका आंसर आपको दे पाऊँ। मैं फिर आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जो चीज़ मेरे से रिलेवेंट है उसी का ही मैं आंसर आपके लिए दे पाऊँगा। जो पॉलिसी मैटर्स हैं उसके अंदर क्या चेंजेस हैं, क्या चेंजेस नहीं हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसका आंसर संभवतः मैं नहीं दे पाऊँगा। लेकिन जो भी चीज़ होगी या जो भी मेरे अधिकार क्षेत्र में आ रही है और जिसके बारे में मैं आपको आंसर या सजेशन दे सकता हूँ, वो मैं ज़रूर आपके लिए करूँगा। तो ठीक है बच्चों, आप फॉर्म भरना अगर स्टार्ट कर चुके हैं तो फर्स्ट स्टेप अभी आप कंप्लीट करिए, और उसके बाद में धीरे धीरे करके सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप और फोटो अपलोडिंग और बाकी चीज़ों को करिएगा। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट। अच्छे से आप पढ़ाई करिए और ध्यान रख करके फॉर्म को भरिए। ऑल द बेस्ट, बिकॉज यू आर बेस्ट। गुड लक।